आप सभी लोग अच्छे से ये चीज तो समझ ही रहे होंगे कि आज के समय में चेक बाउंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी कंप्लेनेंट के पास चेक है किसी एक्यूज की, तो ये मान लीजिए कि एक्यूज को, अपराधी को कुछ ना कुछ पेमेंट कंप्लेनेंट को पे करना है। तो आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें चेक बाउंस से संबंधित कुछ चीजें बताई गई हैं। तो ये वीडियो जिनके ऊपर भी चेक बाउंस का केस चल रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप सभी लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं उस जजमेंट का नाम है तिप्पेस्वामी बनाम गोपाला सेट्टी के सेट्टर। तो आइए अब हम इस केस के फैक्ट को समझ लेते हैं। इस केस में होता ये है, जो कंप्लेंट होता है वो होता है एक बिजनेसमैन, जो कि ये बोलता है कि मैंने कुछ पैसा कैश के तौर पे लोन एक्यूज को दिया था। इसके बाद जब मैंने एक्यूज से उस पैसे की डिमांड की तो एक्यूज ने पैसे नहीं दिए। तो कंप्लेनेंट ने जब बार बार एक्यूज से कहा, अपराधी से कहा कि वो पैसे वापस करे, तो अपराधी ने क्या किया, एक चेक कंप्लेनेंट को दे दी। जब उस कंप्लेनेंट ने चेक को बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कंप्लेनेंट जो होता है वो एक्यूज को लीगल नोटिस भिजवाता है, लेकिन लीगल नोटिस भिजवाने के बाद भी अपराधी कंप्लेनेंट को कोई भी पैसा नहीं देता है। तो कंप्लेनेंट क्या करता है कि वो फिर अपराधी के अगेंस्ट में चेक बाउंस का केस दाखिल कर देता है। जब इस चीज की जानकारी अपराधी को होती है तो अपराधी बोलता है कि हम इस केस को फाइट करेंगे। तो इसमें होता ये है कि क्रॉस चालू होता है, तो कंप्लेनेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो अपराधी की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें जो कंप्लेनेंट ने बात कही, जो एप्लीकेशन दाखिल की थी उसमें डेट दूसरी थी पैसे देने की, और जो एविडेंस लगाया था उसमें दूसरी बात कही थी। तो पहली बात तो ये हो गई, यानी कि उसने पैसे के बारे में दोनों में अलग अलग बात कही थी कि जो अपराधी है वो कब तक पैसा लौटाएगा, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ था। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो कंप्लेनेंट ने अपराधी को 2.5 लाख रुपए कैश दिया है उसे इनकम टैक्स में नहीं दिखाया है, जबकि वो इनकम टैक्स जो है फाइल करता है, यानी कि इनकम टैक्स को भरता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह से उस 2.5 लाख रुपए का कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो इस तरह से जब ये देखा गया तो दोनों जो इस तरह के जो क्वेश्चंस किए गए थे, इसमें कंप्लेनेंट की तरफ कोई भी पक्ष का निर्णय नहीं आया। इसमें जो अपराधी था उसे बरी कर दिया गया था। इससे एग्रीड होकर के कंप्लेनेंट ने क्या किया कि वो पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि कर्नाटक का हाई कोर्ट। जब ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचता है तो दोनों के बीच में काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट का ये कहना होता है कि मैंने कैश लोन अपराधी को दिया था 2.5 लाख रुपए, जिसके एवज में अपराधी ने हमें चेक इशू किया था, यानी कि चेक दिया था, लेकिन जब मैंने चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। और मेरे पक्ष में जो एनआई एक्ट की धारा है 118 और 139, इसका प्रिजम्पशन अराइज होता है, इसलिए अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा जो कहना था कंप्लेनेंट का वो ये था कि मुझे आईटीआर में दिखाना ये जरूरी नहीं था। तो यहाँ पर अपराधी ये बात कहता है कि यहाँ पर मैंने कोई भी कैश लोन नहीं लिया था, ये झूठ बोल रहे हैं और मेरे चेक का मिसयूज हुआ है और इसी वजह से इन्होंने पैसा दिया नहीं है, आईटीआर में शो नहीं कराया है। जो कंप्लेंट की है और दूसरी बात जो एविडेंस में बोला है, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, इसलिए जो प्रिजम्पशन है इनके पक्ष में वो अराइज नहीं होती है। और अपराधी ने ये बात कही कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है, आदेश दिया गया है, ये सही दिया गया है। तो इसमें होता क्या है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी चीजें देखती है और देखने के बाद ये कहती है कि कंप्लेनेंट ने जो भी कंप्लेंट की है, जो भी बात कही है कि चेक बाउंस हुआ है या फिर जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं, तो इसके पक्ष में कोई भी एक भी प्रूफ कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है जिससे कि ये साबित हो कि उसने 2.5 लाख रुपए दिए थे। साथ में ये चीज देखी कि कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन की है, जो एप्लीकेशन दिया है, उसमें अलग बात कही गई है और जो गवाही दिया था, यानी जो एविडेंस जो
होता है, गवाही होती है जो कंप्लेन की, उसमें जो बात कही है वो बात भी अलग है, यानी कि कितने समय में अपराधी पैसा वापस करेगा, ये सारी चीजें अलग अलग दोनों में थी। तो इस तरह से इसमें भी साबित होता है कि कंप्लेनेंट ने जो बात कही है ये सही नहीं है। तीसरी बात जो कही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो ये कहा कि जो कंप्लेनेंट है वो बता रहा है कि वो बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन होने के बावजूद भी उसने आईटीआर में ये चीज नहीं दिखाई कि 2.5 लाख रुपए कहाँ से आए, कहाँ गए, ये सारी चीजें उसमें मेंशन नहीं की है। जबकि कंप्लेनेंट जो है वो आईटीआर भरता है, लेकिन इसके बावजूद भी आईटीआर नहीं भरा है। जबकि जो बिजनेसमैन होता है वो आईटीआर भरता है, उसमें और ये सारी चीजें शो करता है कि उसके पास कितना रुपए आया, कितना उसने खर्चा किया, ये सारी चीजें आईटीआर में मेंशन करता है, जिससे कि ये साबित होता है कि कंप्लेनेंट ने इस तरह का कोई भी लेन देन नहीं किया है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ एक भी नहीं था कि जिससे साबित हो। तो इस तरह से जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपराधी को बरी किया गया था ये सही किया गया था। तो इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।